10 जून 2009, नवोटास सिटी, फिलीपींस। मनीला बे के गंदे और बदबूदार पानी से जंग खाया एक बड़ा लोहे का बॉक्स किनारे फंस गया। लोग और थके हारे पुलिस वाले वहां इकट्ठा हो गए। उस गर्म मौसम में वहां मौजूद सबके पसीने छूट रहे थे, लेकिन जैसे ही बॉक्स खोला गया, माहौल में एक ठंडा सन्नाटा छा गया। अंदर था सीमेंट से भरा एक ड्रम, और उस ड्रम में था 2 साल से लापता एक जवान मां, रूबी रोज बारामेडा का कंकाल। यह भयानक राज किसी इत्तेफाक से नहीं खुला था। जगह का पता पुलिस को उस शख्स ने बताया जो आखिरकार अपने अपराध के बोझ से टूट गया था। वो थाने में जाकर खुद ही रास्ता दिखाने लगा। उसकी गवाही सिर्फ रास्ता ही नहीं थी, बल्कि एक सीधा कबूलनामा था, मर्डर की डिटेल्ड कहानी, जिससे सीनियर डिटेक्टिव्स तक हिल गए। रूबी की कलाइयों पर हथकड़ी के गहरे निशान थे, शरीर पर चोटों के दाग, हाथ पांव कसकर बांधे गए थे और चेहरा टेप से लपेटा हुआ। साफ था कि यह कोई जल्दबाजी में किया गया मर्डर नहीं था, बल्कि उससे कहीं ज्यादा भयानक और डरावना। उस आदमी के मुताबिक जिसने पुलिस को लाश तक पहुंचाया, सब पैसों के लिए हुआ, और पैसे आए सीधे रूबी के पति के अमीर खानदान से। वजह थी बच्चों की कस्टडी की जंग। ताकतवर जिमेनेज परिवार ने रूबी को हमेशा के लिए खामोश कर देने का प्लान बनाया, ताकि बच्चे उन्हीं के पास रहें। 2 साल तक रूबी का परिवार, खासकर उसकी बहन रोशेल बारामेडा, अफवाहों, झूठे सुरागों और पुलिस की बेरुखी से लड़ती रही। शक हमेशा उसके पति और ससुराल वालों पर ही जाता था, लेकिन पैसा, डर और रसूख हर आवाज को दबा देता, जब तक कि एक गुनहगार का जमीर आखिरकार जागा नहीं और उसने सब उगल दिया। तभी रूबी रोज की सच्चाई पानी से बाहर आई, जब टूटी हुई हड्डियों, पुराने कपड़ों और डेंटल रिकॉर्ड से रूबी की पहचान पक्की हुई। तो ये केस, जो कभी एक औरत की अचानक गुमशुदगी से शुरू हुआ था, बदल गया एक ऐसे केस में जिसने पूरा देश हिला दिया। धोखे और साजिश से बुना गया परफेक्ट क्राइम, जो शायद हमेशा अंधेरे में दफन रह जाता अगर किसी गुनहगार का दिल आखिरकार टूटकर सच बाहर न उगलता। नमस्कार, मैं हूं साइलो और आप देख रहे हैं हिंदी क्राइम एक्सपोज। कहानी में आगे बढ़ने से पहले, अगर आप भी सच्चे क्राइम केस की चौंकाने वाली कहानियों को उसी सस्पेंस और थ्रिल के साथ सुनना चाहते हैं, तो अब भी इसी वक्त चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन दबाना मत भूलिए, क्योंकि मेरी हर नई वीडियो आपके लिए लेकर आती है अनसुनी कहानियों का खजाना। और हाँ, अगर ये कहानी आपको अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिए। आपका एक छोटा सा लाइक और कमेंट मेरे चैनल को आगे बढ़ाने में बहुत मदद करता है। तो अब कहानी में आगे बढ़ते हैं। 14 मार्च 2007 की सुबह करीब 9 बजे 27 साल की रूबी अपने घर मूनवॉक विलेज, ला एस्पिना सिटी में बेहद बेचैन और परेशान बैठी थी। उसी सुबह उसे कोर्ट का ऑर्डर मिला था, जिसमें उसकी टेम्परेरी प्रोटेक्शन ऑर्डर वाली याचिका खारिज कर दी गई थी। इस फैसले में कोर्ट ने उसकी 2 बेटियों की पूरी कस्टडी उसके पति को दे दी। ये बात रूबी के लिए किसी सदमे से कम नहीं थी, खासकर इसलिए क्योंकि उसके घरेलू हिंसा वाले केस को भी कोर्ट ने खारिज कर दिया था। कुछ महीने पहले ही रूबी और उसके पति थर्ड ने अपने रिश्ते खत्म करने का फैसला किया था, क्योंकि अब उनके बीच कोई समझौता नहीं बचा था। अलग होने के बाद रूबी ने बेटियों की टेम्परेरी कस्टडी मांगी थी। उस समय बड़ी बेटी 7 साल की थी और छोटी सिर्फ 3 महीने की, लेकिन बदकिस्मती से कोर्ट ने पूरी कस्टडी थर्ड को दे दी। इसके बाद रूबी ने टेम्परेरी प्रोटेक्शन ऑर्डर फाइल किया, ताकि वो अपने बच्चों से मिल सके। फिलीपींस का कानून साफ कहता है कि 7 साल से छोटे बच्चों को मां से अलग नहीं किया जा सकता, जब तक कि कोर्ट को कोई बहुत बड़ा और मजबूर करने वाला कारण न मिले। लेकिन रूबी की किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया। उसकी छोटी बेटी को तो वो अभी भी दूध पिला रही थी, और उसी बीच दोनों बच्चियां उससे अलग कर दी गई। रूबी की बहन रोशेल के मुताबिक रूबी ने सबसे पहले अपने वकील से बात की, फिर बैंक गई। करीब दोपहर के 2 बजे वो अपनी बेटियों से मिलने के लिए घर से निकली और पहुंची थर्ड के परिवार के घर, बीएफ होम्स, परान्याक सिटी। लेकिन शाम 4 बजे रोशेल को रूबी की एक दोस्त का फोन आया, जिसने पूछा कि रूबी कहाँ है। दोस्त परेशान थी क्योंकि रूबी फोन नहीं उठा रही थी। रोशेल ने खुद भी कॉल किया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। उसने अपनी मेड को कहा कि जिमेनेज परिवार के घर फोन करके पता करे कि रूबी अभी वहां है या नहीं। कॉल उठाया थर्ड के पिता ने, अटॉर्नी मैनुअल जिमेनेज जूनियर। उन्होंने साफ कहा कि रूबी वहां नहीं है,
रोशेल ने थर्ड को भी कॉल करने की कोशिश की, लेकिन उसने भी फोन नहीं उठाया। उस दिन रूबी घर नहीं लौटी। उसके बाद किसी ने ना उसे देखा, ना उसके बारे में कोई खबर मिली। रोशेल ने फौरन पुलिस में उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई। उसे यकीन था कि अगर उसकी बहन के साथ कुछ हुआ है तो वजह यही अदालती लड़ाई है। बारामेड़ा परिवार का मानना था कि उसकी गुमशुदगी कोई नॉर्मल घटना नहीं थी, बल्कि सीधे सीधे उस कोर्ट केस से जुड़ी थी जिसमें उसे अपनी बेटियों की कस्टडी नहीं मिली थी। आखिरकार अगले दिन उसे कोर्ट में क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए गवाही देनी थी। रोशेल के मुताबिक रूबी ने अपने पति के परिवार के साथ पूरे 7 साल बिताए थे और हमेशा उन्हें अपना ही समझा। जिमेनेज परिवार अमीर और पावरफुल था। थर्ड का पिता अटॉर्नी मैनुअल जिमेनेज जूनियर कई बिजनेस का मालिक था। फिशिंग और एग्रीकल्चरल कंपनियां, बड़ी जमीनें और कई पेट्रोल पंपों के मालिक। थर्ड का चाचा लोपी एक बड़ा फिशिंग बिजनेस चलाता था। उसकी कंपनी का नाम बुएना सुएर्ते जिमेनेज फिशिंग एंड ट्रेडिंग इनकॉर्पोरेटेड है, जो मालिबू सिटी में था। यही वो जगह थी जहां ये क्राइम होने की बात कही जाती है। भले ही आरोप सीधे जिमेनेज परिवार पर थे कि उन्होंने ही रूबी की मौत करवाई, फिर भी वो चाहते थे कि रूबी की बेटियां अपनी मां से आखिरी बार मिले, उसके दफनाने से पहले। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। रूबी की बेटियां अपनी मां के अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हो पाई। बड़ी बेटी, जो उस समय 9 साल की थी, उसने यहां तक कहा कि वो पहले से ही अपनी लाइफ में खुश है और पढ़ाई पर ध्यान देना चाहती है। जुलाई 2009 में थर्ड जिमेनेज ने एक इंटरव्यू में अपने परिवार पर लगे आरोपों पर बात की। उसने कहा कि रूबी ने उसे एक बार धोखा दिया था और शायद बाद में एक और अफेयर भी चलाया। उनकी बड़ी बेटी ने खुद देखा था कि रूबी किसी दूसरे आदमी का हाथ पकड़े हुए थी। थर्ड का कहना था कि उसने रूबी की बेवफाई को माफ कर दिया और नजरअंदाज किया, लेकिन उसके बाद उनके बीच बात करना लगभग बंद हो गया। उसका शक था कि लोहे के बक्से से मिली लाश रूबी की नहीं थी। वो कहता रहा कि उसे और उसके पिता को यही लग रहा था कि रूबी जिंदा है और बस देश छोड़कर चली गई। लेकिन रोशेल ने इन बयानों को गलत साबित किया। रोशेल ने माना कि हाँ, रूबी ने अपने पति को धोखा दिया था, लेकिन यही वजह नहीं थी कि वो घर छोड़कर गई। रोशेल ने बताया कि उसने रूबी से एक इयररिंग्स का जोड़ा उधार लिया था जिसे थर्ड ढूंढ रहा था। जब रूबी उसे वो इयररिंग्स नहीं दे पाई क्योंकि वो रोशेल के पास थे, तो थर्ड ने गुस्से में उसका सिर बार बार कैबिनेट पर दे मारा। ये सब उनकी बड़ी बेटी ने अपनी आंखों से देखा। रोशेल हैरान थी कि जब घर में इतने सारे ड्राइवर्स थे जो इयररिंग्स उसके पास से ले आ सकते थे, तो थर्ड ने रूबी को इतनी हिंसक तरीके से क्यों मारा। रूबी अपने पति की हिंसक आदतों से डरी हुई रहती थी। इसी वजह से उसने घरेलू हिंसा की कंप्लेंट दर्ज कराई थी। लेकिन बदकिस्मती से अब तक जितने भी केस थर्ड के खिलाफ हुए, सब में वो बच निकलता था। मोंतेरो की शुरुआती गवाही के मुताबिक अटॉर्नी मैनुअल जिमेनेज जूनियर ने खुद उसे बीएसजे कॉन्फ्रेंस रूम में बुलाकर ऑर्डर दिए थे कि काम एकदम क्लीन होना चाहिए और कोई सबूत पीछे नहीं छोड़ना है। इस काम के लिए एरिक फर्नांडीज, जो लोपी का ड्राइवर था, लियोनार्ड स्पाइक डिस्कासो, जो थर्ड का बॉडीगार्ड था, और रॉबर्ट ओबेद पोन्स, जो बीएसजे में काम करता था, चुने गए। इन तीनों को यह जिम्मा दिया गया कि वे रूबी को जिमेनेज परिवार के घर से अगवा करें, और मोंतेरो को बीएसजे कंपाउंड में तैनात किया गया ताकि वो लोपी के सीधे ऑर्डर ले सके। उस दिन रूबी एक सफेद वैन में कंपाउंड पहुंची। उसके साथ फर्नांडीज और डिस्कासो थे, जबकि उसकी अपनी कार पोन्स चला रहा था और वैन के पीछे पीछे आ रहा था। जैसे ही वे जगह पर पहुंचे, रूबी का मुंह दबा दिया गया, उसके हाथों में हैंडकफ डाल दिए गए और पैर कसकर बांध दिए गए। ऑर्डर के मुताबिक स्पाइक ने रस्सी से उसका गला घोंटकर हत्या कर दी। फिर उसकी लाश को एक ड्रम में डालकर स्टील केस में बंद कर दिया गया। पोन्स ने सीमेंट तैयार किया और रूबी के शरीर पर डाल दिया, जबकि मोंटेरो ने ऊपर से ढक्कन वेल्ड कर दिया। अगले दिन उस स्टील केस को एक ट्रक में रखकर नवोटास फिश पोर्ट ले जाया गया। वहां से उसे टगबोट पर चढ़ाया गया और फिर पानी में फेंक दिया गया। इसके बाद सब लोग दोबारा बीएसजे कंपाउंड लौटे, जहां उनकी आखिरी मीटिंग लोपी से हुई। लोपी ने उन्हें 50,000 पेसो दिए और कहा कि अब सब कुछ शांत रहने तक छिपे रहो। उसी दौरान मोंतेरो ने सुना कि डिस्कासो फोन पर कह रहा था, सर, काम हो गया, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, हमने उसे फेंक दिया है सर। जब मोंतेरो ने पूछा कि दूसरी तरफ कौन है, तो स्पाइक ने कहा, थर्ड सर है और उन्होंने कहा है कि मुझे बोनस देंगे। इसके बाद एक प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन हुआ और थर्ड पर लगे आरोप हटा दिए गए।
कहा गया कि मोंटेरो का बयान सिर्फ सुनाई हुई बात है और उसके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं है। लेकिन बारामेडा परिवार ने फिर इस फैसले पर रिकंसिडरेशन के लिए मोशन फाइल किया। उनका कहना था कि अगर लोपी और अटॉर्नी जिमेनेज जूनियर पर आरोप सही पाए गए तो थर्ड पर क्यों नहीं। आखिर ये मर्डर उसी के लिए करवाया गया था। उसकी अलग हुई पत्नी की मौत से सबसे ज्यादा फायदा किसे हुआ? साफ है, थर्ड को। लोपी ने खुद माना था कि रूबी की कस्टडी वाली लड़ाई से परिवार बदनाम हो रहा था और उसे रास्ते से हटाना ही होगा। इसी दौरान रोशेल को रूबी की चीजों में से एक चिट्ठी मिली जो थर्ड ने अपनी पत्नी को उसकी गुमशुदगी से 1 साल पहले लिखी थी। उसमें साफ लिखा था कि वो अलग होना चाहता है। रोशेल का मानना था कि इसी वजह से थर्ड ने 2006 का क्रिसमस और न्यू ईयर रूबी और बच्चों के साथ नहीं मनाया। वो पहले ही दूसरी औरत के साथ था। रूबी के पिता को शक था कि उसकी बेटी को शायद जिमेनेज परिवार के बिजनेस की गैरकानूनी डीलिंग्स का पता चल गया था। उनका मानना था कि रूबी ने जिमेनेज परिवार को धमकी दी होगी कि अगर उन्होंने उसके बच्चों को वापस नहीं किया तो वो सब कुछ उजागर कर देगी। बाद में यही परिवार तेल की तस्करी और टैक्स इवेजन के केसों में भी फंसा। रोशेल कहती है कि रूबी हमेशा जिमेनेज परिवार की बात मानती रही, लेकिन जब थर्ड ने उस पर हाथ उठाना शुरू किया तभी उसने लड़ाई का मन बनाया। पहली बार उसने टेम्परेरी प्रोटेक्शन ऑर्डर और हैबियस कॉर्पस दायर किया ताकि अपने बच्चों की कस्टडी के लिए लड़ सके। रोशेल ये भी बताती है कि ये अपराध जिमेनेज परिवार के इलाके में ही हुआ। मालाबोन और नवोटास दोनों ही उनके अंडर आते थे। यही उनकी जमीन थी और रूबी उसी जमीन में दफन कर दी गई। लाश कहां मिली ये कोई नहीं जुटला सकता। कंपनी का राइट हैंड मैन मोंटेरो सही जगह जानता था और उसने तो नक्शा भी बनाकर दिखा दिया, लेकिन जिमेनेज फैमिली ने कहा कि उनको फंसाया जा रहा है। शायद उनके बिजनेस के दुश्मन ही उनकी बदनामी करने के लिए ये सब कर रहे हैं। थर्ड के खिलाफ पैरासाइट केस में अलग अलग सरकारी एजेंसियों को प्रोबेबल कॉज यानी ठोस वजह मिला और मामला धीरे धीरे सीरियस होने लगा। थर्ड के पिता अटॉर्नी जिमेनेज जूनियर ने अपने ऊपर लगे इल्जामों से इनकार किया। जब उनके खिलाफ अरेस्ट वारंट निकला वो पुलिस के सामने सरेंडर तो कर गए, लेकिन थोड़े दिन बाद खुद को हॉस्पिटल में भर्ती करा लिया। उनका कहना था कि हेल्थ कंडीशन की वजह से उन्हें कहीं और शिफ्ट नहीं किया जा सकता। कुछ महीनों बाद रिपोर्ट आई कि वो फिलिपिन हार्ट सेंटर में बड़े आराम से रह रहे हैं। लोपी जिमेनेज ने भी किसी तरह की इन्वॉल्वमेंट से साफ इनकार किया। उनका कहना था कि वो रूबी को पर्सनली जानते ही नहीं थे, क्योंकि अक्टूबर 2005 से उनका अपने भाई और भतीजे से कोई संपर्क नहीं था। वो और उनका ड्राइवर एरिक फर्नांडीज अब तक फरार थे। रॉबर्ट पोंसे को नवंबर 2012 में पकड़ा गया। 2 साल तक इसाबेला प्रोविंस में छुपकर रहने के बाद उसने माना कि वो उस ग्रुप का हिस्सा था जिसने रूबी रोज का मर्डर किया, लेकिन ये भी कहा कि उसने सीधे सीधे हत्या नहीं की। वो बस बाकी लोगों की मदद कर रहा था, रूबी की बॉडी को ड्रम में डालने और उसे सीमेंट से भरने में। उसने ये भी बताया कि जिमेनेज फैमिली उसे हर महीने अलाउंस देती थी ताकि वो छुपा रहे और सामने ना आए। एक इंटरव्यू में रोशेल ने बताया कि उसने मोंटेरो को माफ कर दिया। गुस्सा करने के बजाय उसने उसे गले लगाया और शुक्रिया कहा कि उसने रूबी को परिवार तक वापस लाने में मदद की। रोशेल का कहना था कि मोंटेरो ने बारामेदा फैमिली से माफी मांगी और अपने के पर पछतावा भी दिखाया। उसे इतना वक्त इसलिए लग गया सामने आने में क्योंकि उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि किस पर भरोसा करे। जिमेनेज फैमिली बहुत ताकतवर थी और मोंटेरो को डर था कि कहीं पुलिस और बाकी अधिकारी जो सब जिमेनेज के अंडर थे उसको बारामेदा फैमिली तक पहुंचने ही न दे। उसे अपनी और अपने परिवार की जान का भी खतरा था। इसके बावजूद वो सामने आया, लेकिन फरवरी 2013 में बारामेदा फैमिली के लिए यह बहुत बड़ा झटका था जब उन्हें पता चला कि मोंटेरो ने अपनी गवाही वापस ले ली है और 1 महीने बाद वो गायब हो गया। सीसीटीवी फुटेज में साफ दिखा कि मोंटेरो वहां से चला गया और कोई भी पुलिस ऑफिसर उसे रोक नहीं पाया। उन्होंने कुछ भी नहीं किया, जबकि वो इतने हाई प्रोफाइल केस का मेन विटनेस था। रोशेल का मानना है कि पुलिस को पैसे देकर चुप करा दिया गया ताकि इतना अहम आदमी जिसकी जान पर खतरा था इतनी आसानी से बाहर निकल सके। बारामेदा फैमिली की सारी उम्मीदें टूट गई। वो समझ नहीं पा रहे थे कि अब इतने जरूरी गवाह के बिना केस को कैसे आगे बढ़ाएं। अब बारामेदा फैमिली को यकीन ही नहीं रहा कि केस आगे बढ़ पाएगा। हाँ, वो ये जरूर चाहते थे कि कम से कम पुलिस अफसरों को उनकी इतनी बड़ी लापरवाही का जवाब देना पड़े। मोंटेरो ने भी अपनी गवाही वापस ले ली। उसने कोर्ट में एक हैंडरिटन स्टेटमेंट दाखिल किया
जिसमें लिखा था कि उसने जो इल्जाम लगाए थे वो सब झूठे और बनाए हुए थे। उसका कहना था कि किसी ने उसे ऑर्डर दिया था कि वो अपना एफिडेविट देकर 5 आरोपियों के नाम घसीटे। कोर्ट ने मोंटेरो की गवाही रिकॉर्ड से हटा दी क्योंकि उसने अपनी डायरेक्ट और क्रॉस एग्जामिनेशन पूरी ही नहीं की थी। वो कोर्ट में दोबारा आया ही नहीं अपनी गवाही खत्म करने। नतीजा ये हुआ कि स्टील केस से जुड़ा बाकी सारा एविडेंस भी कोर्ट ने हटा दिया क्योंकि उसे साबित करने वाला मोंटेरो ही नहीं था। इसी वजह से मालाबोन कोर्ट के जज लारेडा ने अटॉर्नी जिमेनेज जूनियर, डेस्काल्सो और पॉन्से को बेल देने की इजाजत दे दी। मोंटेरो की गवाही के बिना कोर्ट को लगा कि केस चलाने के लिए काफी एविडेंस ही नहीं है और 15 अगस्त 2015 को केस पूरी तरह खारिज कर दिया गया। बारामेदा फैमिली पूरी तरह टूट गई। उन्हें सब कुछ दोबारा शुरू करना पड़ रहा था, वो भी बिना थर्ड को अरेस्ट किए या उसके खिलाफ चार्ज लगाए। उन्होंने कोर्ट के फैसले को चैलेंज किया और जज पर इल्जाम लगाया कि वो जानबूझकर आरोपियों के पक्ष में बायस्ड है। रूबी के परिवार ने साफ कहा कि जस्टिस डिपार्टमेंट को पहले ही थर्ड के खिलाफ प्रोबेबल कॉज यानी रूबी की जान लेने की काफी वजह मिली थी। यह फैसला प्रेसिडेंट के ऑफिस, कोर्ट ऑफ अपील्स और सुप्रीम कोर्ट 4 अलग अलग एजेंसियों ने भी कंफर्म किया था। इसके बावजूद जज ने इन सब को नजरअंदाज कर केस खारिज कर दिया। रोशेल ने ध्यान दिलाया कि जज लारेडा हाल ही में मालाबोन कोर्ट में एक्टिंग प्रिसाइडिंग जज बने थे और आते ही उन्होंने जल्दी से जल्दी जिमेनेज और बाकी आरोपियों के खिलाफ केस बंद कर दिया। भले ही मोंटेरो पुलिस कस्टडी से गायब हो गया था, लेकिन रूबी के पिता अब भी उम्मीद लगाए बैठे थे। उन्होंने कहा, हमें ये तक पता नहीं कि तुम खुद भागे या तुम्हें जाने दिया गया, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि तुम्हारा जमीर तुम्हें सही कदम उठाने पर मजबूर करेगा। इसके बाद केस नए जज डोसेना के पास चला गया, जो मालाबोन रीजनल ट्रायल कोर्ट में थे। इस जज ने भी प्रोसिक्यूशन की रिकंसिडरेशन की रिक्वेस्ट खारिज कर दी और कहा कि कोर्ट सिर्फ मोंटेरो की बातों पर भरोसा नहीं कर सकता। जज डोसेना ने लोपी जिमेनेज और एरिक फर्नांडीज के अरेस्ट वारंट कैंसिल करने की अपील भी मंजूर कर ली। इसका मतलब यह हुआ कि उन पर लगे सारे मर्डर चार्जेस भी खत्म हो गए और आखिर में सारे आरोपी बरी हो गए। साल गुजर गए, लेकिन सवाल आज भी उतने ही गहरे दबे हैं जितना गहरा वो समुंदर था जहां से उसका शरीर निकाला गया था। जिमेनेज परिवार अब भी ये कसम खाता है कि उनका इस मौत से कोई लेना देना नहीं है। उल्टा वो दुनिया से माफी मांगने की मांग करते हैं, कहते हैं कि उन पर जो दाग लगा वो झूठा है। लेकिन दूसरी तरफ बारामेडा परिवार अब भी हार मानने से इनकार करता है। उनके लिए ये सिर्फ कोर्ट और केस की तारीखों की लड़ाई नहीं है, ये रूबी के लिए है। एक बेटी, एक बहन जिसकी जिंदगी अचानक छीन ली गई। वो दर्द उनके साथ परछाई की तरह चिपका हुआ है और फिर भी वो इंतजार कर रहे हैं, इस उम्मीद में कि एंटोनियो मोंटेरो, वो आदमी जिसने कभी कबूल किया और फिर अचानक गायब हो गया, शायद कभी सामने आए, जिंदा या शायद नहीं। लेकिन असली डरावनी बात यह है कि जब भी केस थोड़ा आगे बढ़ता है, कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि 2 कदम पीछे चला जाता है, जैसे कोई सच को बाहर ही नहीं आने देना चाहता। आखिर कौन किसको बचा रहा है और क्यों इंसाफ इतना दूर नजर आता है? बारामेडा परिवार ने इन सालों में जितना दर्द झेला है, उसके बावजूद उनकी हिम्मत आज भी बाकी है। और जब तक सच सामने नहीं आता, सवाल वही रहेगा, क्या रूबी रोज को कभी इंसाफ मिलेगा? तो आज की कहानी बस यहीं तक। मैं फिर आऊंगा एक नई कहानी लेकर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। नमस्कार।